हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने वैक्सीनों के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स और उनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जो रिमेनिंग वैक्सीन्स हैं उन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने एमएमआर के बारे में डिस्कस कर लिया था, एमआर के बारे में डिस्कस कर लिया था, हेपेटाइटिस बी के बारे में डिस्कस कर लिया था, टिटनस टॉक्सोइड के बारे में डिस्कस कर लिया था, पीसीवी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में डिस्कस कर लिया था और फाइनली इन्फ्लुएंजा के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बाकी वैक्सीन्स में और सबसे पहले डीपीटी की वैक्सीन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस कंबाइंड हो गई। ये तीनों के लिए काम में ले रहे हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस के लिए। नेक्स्ट, अगर हम डीपीटी की बात करें, इसे भी आजकल पेंटावेलेंट में ऐड कर दिया है, पहले अलग से लगा करती थी। अगर हम डीपीटी की वैक्सीन की बात करें तो यह आईएम रूट से लगाई जाती थी और इसकी भी डोज 0.5 ml है। यहां एक बात याद रखनी है कि यह जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन को जो आप लगा रहे हो डीपीटी की वैक्सीन, इस वैक्सीन के अंदर में जो लगाने की साइट है, इसे कभी भी ग्लूटियल रीजन में नहीं लगाते हैं, ऑलवेज अपर आर्म में ही लगाई जाती है, याद रखना है। तो इसे यूज करना है, एडमिनिस्टर करना है अपर आर्म में, एडमिनिस्टर इन अपर आर्म, नेवर यूज या नेवर एडमिनिस्टर्ड, नेवर यूज इन ग्लूटियल रीजन। जो ग्लूटियल रीजन है, बटक वाला क्षेत्र, वहां इसे काम में नहीं लिया जाता है डीपीटी की वैक्सीन को। क्लियर है। इसके अलावा आपकी जो डीपीटी की वैक्सीन है, अगर ये जम जाती है तो इसे आपको फेंकना होगा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो फ्रोजन डीपीटी, फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन मस्ट डिस्कार्ड। कोई जुगाड़ नहीं लगाना, कोई नर्सिंग का आपको जुगाड़ नहीं लगाना है, डिस्कार्ड कर देना है आपको। इसके अलावा अगर सवाल आता है कि बताओ सबसे ज्यादा हीट रेजिस्टेंट वैक्सीन और कोल्ड रेजिस्टेंट वैक्सीन, तो डीपीटी वह है जो जमने के बाद खराब हो जाती है, तो हम उसे बोलते हैं मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन। बोले तो वह वैक्सीन जो ठंड में खराब हो जाती है, डीपीटी ही कहलाती है। इसके अलावा एक इसके जो एडजुवेलेंट आता है, इसके ऊपर सवाल आता है कि इसमें क्या मिलाया जाता है। तो मैंने बताया था दो चीज इसमें मिक्स करते हैं। एडजुवेलेंट में क्या क्या बताया था? पहला मैंने बताया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा एल्यूमिनियम फॉस्फेट। दोनों में से कोई भी मिक्स कर सकते हो। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, यह आप मिक्स करने में काम में लेते हो, एडजुवेलेंट के रूप में आप काम में लेते हो डीपीटी की वैक्सीन में। यह सवाल आया हुआ है फ्रोजन डीपीटी, मोस्ट सेंसिटिव और एडजुवेलेंट, तीनों सवाल आए हुए हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड याद रखें आप। इसके अलावा आपकी जो डीपीटी की वैक्सीन होती है, इस डीपीटी की वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम डीपीटी के साइड इफेक्टों की बात करें तो एक साइड इफेक्ट रहता है इसका, वह है जहां जिस एरिया पर आप लगा रहे हो वहां आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। स्वेलिंग ऑन साइट, जहां आपने एडमिनिस्ट्रेट किया वहां पर साइट पर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है।
अगर स्वेलिंग हो रही है डीपीटी के बाद तो क्या इंटरवेंशन करना चाहिए। सवाल आता है कि अगर आपने डीपीटी की वैक्सीन लगाई, बच्चे को उस जगह स्वेलिंग हो रही है, आप बताओ नर्सिंग कर्मी होने के नाते क्या करेंगे। तो हमें करना है यूज आइस पैक्स। वहां पर आपको आइस पैक काम में लेने हैं, यानी बर्फ का सिकाव करना होगा, वहां पर अप्लाई करनी होगी बर्फ ताकि स्वेलिंग रिड्यूस हो सके। तो स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए आइस पैक का इस्तेमाल करेगी एक परफेक्ट नर्स। यह काम होगा हमारा। इसके अलावा डीपीटी की वैक्सीन को कब काम में नहीं लेना चाहिए, एनसेफेलोपैथी में इसे काम में नहीं लेते हैं। क्लियर है, यानी कि डीपीटी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी, जो एनसेफेलोपैथी है, एनसेफेलोपैथी बोले तो दो वर्डों से मिलकर बना है, एनसेफेलॉन और पैथी। एनसेफेलॉन का मतलब होता है ब्रेन पैरेन्काइमा। एनसेफेलॉन किसे बोलते हैं, ब्रेन पैरेन्काइमा। और पैथी यानी बीमारी, यानी ब्रेन पैरेन्काइमा की बीमारी को बोलते हैं एनसेफेलोपैथी, यानी कि डिजीज ऑफ ब्रेन पैरेन्काइमा। ब्रेन पैरेन्काइमा, ब्रेन पैरेन्काइमा जो है उसकी डिजीज को क्या बोलते हैं हम, एनसेफेलोपैथी। इस बीमारी में डीपीटी को काम में नहीं लिया जाता है, यह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इसमें होती है। क्लियर है, सुनिएगा क्या क्या बातें हमने डीपीटी के बारे में की। डीपीटी जो है आईएम रूट से लगती है, 0.5 ml लगती है, एडमिनिस्टर करते हैं अपर आर्म में, नेवर यूज इन ग्लूटियल रीजन, ग्लूटियल रीजन में काम में नहीं आती है। फ्रोजन अगर हो गई है डीपीटी तो इसको आपको भगा देना है। मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन भी यही होती है। एडजुवेलेंट क्या मिलाते हैं, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम फॉस्फेट मिलाया जाता है। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, इसलिए आइस पैक काम में लेना है। किस में नहीं काम में लेना है, एनसेफेलोपैथी में काम में नहीं लेना है। अगर एनसेफेलोपैथी आपको हो रखी है यानी आपको इसको काम में नहीं लेना होता है। यह बात हमने डीपीटी के बारे में की। अब बात करते हैं पेंटावेलेंट के बारे में। किसके बारे में, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट नई वैक्सीन है आपकी, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीनें आती हैं। पेंटा का मतलब ही है 5 वैक्सीन, पेंटावेलेंट। कौन कौन सी वैक्सीन आती है सुनिएगा। पहली है पेंटावेलेंट में फर्स्ट वैक्सीन डीपीटी, डीपीटी यानी कि 3 बीमारियां हो गई। दूसरी इसमें है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इसको भी जोड़ दिया है। मैं पढ़ा रहा था जब अभी हेपेटाइटिस के बारे में हमने बात की लास्ट क्लास में, तब भी मैंने बताया था कि हेपेटाइटिस जो आपकी है उसे ऐड किया जाता है पेंटावेलेंट में, और डीपीटी को भी ऐड करते हैं। इसके अलावा एक है हिब की वैक्सीन, हिब। आपकी हिब जो है यह इसमें ऐड हुई थी पेंटावेलेंट में 2011 में। 2011 में हिब को ऐड कर दिया गया था पेंटावेलेंट के अंदर। क्लियर है। और इन 5 बीमारियां हो गई, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस और हिब बोले तो मेनिंजाइटिस। इनसे ये रक्षा करता है। तो अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूं, या कितनी बीमारियों से प्रोटेक्शन आपको दे रहा है, तो आपको याद रखना है ये 5 डिजीज से आपका प्रोटेक्शन करता है। 5 बीमारियों से आपकी रक्षा कर रहा है। कौन कौन सी बीमारियां ये हैं देखिएगा। पहला है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया से ये रक्षा कर रहा है आपकी। दूसरा है पर्टुसिस, उससे आपकी रक्षा कर रहा है। उसके बाद एक है आपका टिटेनस, उससे आपकी रक्षा कर रहा है। इसके बाद एक आपका आता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। एक आपका आता है इसके के अंदर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, और एक आता है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। तो ये 5 बीमारियों से आपकी रक्षा कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, पेंटावेलेंट।
5 बीमारियों से रक्षा करने की वजह से इसे पेंटावैलेंट के नाम से जाना जाता है। इसका कुछ सिनेरियो भी मैं बताता हूं। जो आपका पेंटावैलेंट है यह आपके 2013 जो है उसमें 9 स्टेट में आया था और 2011 में यह आया था 2 स्टेट में और 2015 में यह ऑल स्टेट में आ गया था। सभी स्टेटों में लागू कर दिया गया था पेंटावैलेंट को। इसके अलावा यह कौन से रूट से लगता है? तो IM रूट से लगता है। डोज होती है 0.5 ml। कितने बार लगाते हैं? तो याद रखना है इसकी डोज लगती है 3। कितनी डोज लगनी है? 3 डोज। डोज इसकी 3 होती हैं। एक लगाते हैं 6 वीक पर, एक लगाते हैं 10 वीक पर और एक लगाते हैं 14 वीक पर। बोले तो 6, 10, 14। बूस्टर नहीं होती है, नो बूस्टर। इसकी बूस्टर नहीं होती है, बिना बूस्टर के ही लगती है। यहां कोई बूस्टर नहीं है, ना रोटा की बूस्टर होती है और ना इसकी बूस्टर होती है। बूस्टर केवल हमें मिलती है PCV की बूस्टर, DPT की बूस्टर और OPV की बूस्टर। 3 की बूस्टर है, बताएंगे अभी इसके बारे में भी। इसके अलावा आपका जो पेंटावैलेंट है, यहां 2-3 पॉइंट और आपको याद रखने हैं। कब तक लगानी चाहिए इसे? तो आप यूज कर सकते हैं अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर, 1 साल तक लगाई जा सकती है आपकी पेंटावैलेंट को। हाईएस्ट याद रखना है, पेंटावैलेंट कब तक लगती है? 1 ईयर तक लगती है। अब पेंटावैलेंट में देखो DPT भी आ गई, पेंटावैलेंट में हिब भी आ गया, इसमें पर्टुसिस के थ्रेड भी आ गए। तो कुछ पॉइंट्स में इनके बारे में भी बात कर लेता हूं। जैसे अगर हम पर्टिकुलर पर्टुसिस की बात करें, अकेली पर्टुसिस, इसमें जो पर्टुसिस की वैक्सीन लगती है, इस पर्टुसिस का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? तो याद रखना है न्यूरोलॉजिकल समस्याएं करता है। क्या करता है? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। यह न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कोज कर सकता है। एक सवाल बनता है कि 2 साल से पहले तो DPT और 2 साल बाद हम DT काम में लेते हैं। DT मतलब रिप्लेस कर देते हैं DPT को DT से, वजह क्या है? तो याद रखना है Y, पॉइंट बना रहा हूं मैं, Y DPT, इसमें DPT भी आती है। Y DPT वैक्सीन, हालांकि हमने DPT को अलग से भी पढ़ा है लेकिन वो इसका भी पार्ट है, पेंटा का भी। Y DPT वैक्सीन replaced by DT आफ्टर 2 ईयर। यानी 2 साल पहले तो बोलते हैं DPT, उसके बाद DT। वजह बताओ क्या? 2 साल बाद DPT को DT से रिप्लेस क्यों कर देते हैं? इसका मतलब एक चीज बाहर निकल गई, वह है पर्टुसिस। क्योंकि यह जो बीमारी होती है 2 साल से पहले ज्यादा देखने को मिलती है, 2 साल बाद पर्टुसिस की होने की संभावनाएं कम होती हैं। यही वजह है कि 2 साल के बाद DPT को रिप्लेस कर दिया जाता है DT से। तो वजह हो जाएगी बिकॉज पर्टुसिस मोर प्रिविलेंट, प्रिविलेंट यानी पाए जाना वाला, पाई जाती है, मोर प्रिविलेंट बिफोर 2 ईयर। यानी कि आपकी जो पर्टुसिस की बीमारी है वह 2 साल से पहले ज्यादा देखने को मिलती है। यही वजह है कि 2 साल पहले तो DPT और 2 साल के बाद में DT। अगर एग्जाम का सवाल है कि बताओ DPT को DT से रिप्लेस क्यों कर देते हैं 2 साल बाद, तो बोलना है कि 2 साल पहले ही पर्टुसिस होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, 2 साल बाद में कम रह जाती हैं। एक पॉइंट तो ये। दूसरा, एक सवाल और मिलता है कि हम जो सब सेंटर होता है वहां से DPT और DT
इन वैक्सीनों को लेकर आते हैं, उसके बाद इश्यू कराने के बाद कब तक काम में ले लेना चाहिए? तो 1 सप्ताह तक काम में ले लेना चाहिए, याद रखना है। तो मैं पॉइंट बोल रहा हूं आपको, DPT एंड DT मस्ट यूज विथ इन 1 वीक। कितना समय? विथ इन 1 वीक आफ्टर इशू फ्रॉम सब सेंटर से इशू करवाने के बाद में कितने समय के अंदर अंदर काम में ले लेना चाहिए DPT और DT को? आपका आंसर होगा 1 वीक के अंदर अंदर ले लेना चाहिए। ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बोले वो रिलेटेड हैं आपके, किससे रिलेटेड हैं? पेंटावैलेंट से। पेंटावैलेंट में कितनी वैक्सीनें आती हैं? 3 वैक्सीन हैं, DPT, हेपेटाइटिस बी और हिब की। कितनी बीमारियों से रक्षा करती है? 5 से, इसीलिए इसे क्या बोला है? पेंटावैलेंट। नेक्स्ट, 2011 में 2 स्टेट में आया, 2013 में 9 स्टेट में आ गया था, 15 में सभी में आ गया था। IM है 0.5 ml दी जाती है, डोज है 3, 6, 10, 14 पे देते हैं, बूस्टर इसकी नहीं लगती है। इसके अलावा यह जो है वह कब तक दे सकते हैं? 1 साल तक दे सकते हैं। पर्टुसिस के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ये कोज कर सकता है। DPT को 2 साल बाद DT से रिप्लेस क्यों कर देते हैं? क्योंकि पर्टुसिस 2 साल पहले ज्यादा देखने को मिलता है। DPT और DPT को सब सेंटर से इश्यू करवाने के बाद कितने समय तक काम में ले लेना चाहिए? आंसर होगा 1 सप्ताह तक काम में ले लेना चाहिए। क्लियर हुए पॉइंट्स? यानी कि इसी के साथ आपकी पेंटावैलेंट भी पूरी हो गई। अब बात करते हैं रोटा वायरस के बारे में। किसके बारे में? रोटा वायरस। सुनिएगा, RVV, रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन। सबसे पहला पॉइंट तो यही कि ये किस लिए काम में लेते हैं? तो याद रखना है डायरिया के लिए काम आती है। पहला पॉइंट, फॉर डायरिया, यानी कि रोटा वायरस बच्चों में डायरिया कोज करने के लिए जिम्मेदार है। डायरिया को रोकने के लिए हम क्या देते हैं? रोटा वायरस की वैक्सीन लगाई जाती है। दूसरा पॉइंट, अभी सवाल भी आया था नोरसेट में, डायरिया से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको जब मैं किट पढ़ाऊंगा। उन्होंने बोला था कि ORS के साथ में क्या देते हैं, इसके साथ क्या चीज मिक्स करते हैं डायरिया से रक्षा करने के लिए? तो याद रखना उसका नाम है जिंक। जिंक की गोलियां भी दी जाती हैं आपके किसके साथ में? ORS के साथ में। ORS के घोल होता है उसके साथ में हम जिंक की गोलियां देते हैं डायरिया से रक्षा करने के लिए। तो डायरिया के रोकथाम या ट्रीटमेंट के लिए ORS के साथ में क्या चीज मिक्स करते हैं? आंसर था आपका जो क्वेश्चन था नोरसेट में आया था, ये किसके अंदर? नोरसेट में। नोरसेट का क्वेश्चन है ये, तो आपको याद रखना है जिंक देते हैं साथ में। ऋषिकेश एम्स में भी पूछा गया है जिंक के बारे में, यह हम पढ़ाएंगे भी जब हम किट पढ़ाएंगे, उसके अंदर आएगा ये किट नंबर। जो आपका सब सेंटर और PSC के किट होते हैं वहां आते हैं कि ORS घोल में कितने ORS के घोल हैं, कितनी जिंक है, तो हम बात करेंगे। और लेकिन फिर भी यहाँ डायरिया है तो मैंने बता दिया है, डायरिया में ORS देते हैं और ORS के साथ में जिंक की गोलियां दी जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा पॉइंट, दिल्ली एम्स का सवाल है कौन से रूट से दी जाती है? बहुत सारे बालक IM ठोक के आ गए थे। IM नहीं बेटा, ओरल देते हैं इसको, तो ओरल रूट से दी जाती है रोटा वायरस। इसकी डोज पर भी सवाल आया हुआ है, अमाउंट के ऊपर, मतलब कितने अमाउंट में देंगे। तो एक बात याद रखें, यह 5 ड्रॉप दिया जाता है। जैसे 2 बूंद जिंदगी की पोलियो में पिला रहे हैं, वैसे 5 बूंद जिंदगी की रोटा में पिला रहे हैं। तो रोटा में कितनी ड्रॉप पिलाते हैं? 5 ड्रॉप पिलाई जाती हैं। कितनी डोज लग जाती है इसकी? तो याद रखना है इसकी डोज होती है टोटल 3 डोज। कितनी डोज है? 3 डोज है आपकी। 3 डोज के अंदर हम इसे देते हैं 3 डोज। कौन कौन से समय में दे रहे हैं देखिएगा, 6 वीक पर आप दे रहे हैं, 10 वीक पर आप दे रहे हैं
और 14 वीक पर दे रहे हैं। इसकी भी कोई बूस्टर नहीं होती है, नो बूस्टर, इसकी भी बूस्टर डोज नहीं है। जैसा मैंने अभी बताया था आपको पेंटा की बूस्टर नहीं है, वैसे इसकी भी कोई बूस्टर नहीं है। यह है आपका रोटा वायरस की वैक्सीन, डायरिया के लिए देते हैं, ओरल रूट से दी जाती है, अमाउंट 5 ड्रॉप होता है, 3 बार देते हैं, 6, 10, 14 पर। बूस्टर डोज इसकी भी नहीं होती है। इसी के साथ आपकी रोटा वायरस की वैक्सीन भी खत्म हुई। आगे हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। यह सवाल विटामिन के वाला 3-4 बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, महत्वपूर्ण है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे विटामिन के बोलो या विटामिन ए बोलो, दोनों के ऊपर सवाल आते हैं। सुनिएगा क्या है इसका सवाल। पहला, कब लगाया जाता है? तो इसे हम एट बर्थ लगाते हैं, शेड्यूल का भाग नहीं है लेकिन लगाते हैं इसे एट बर्थ पर। किसके लिए लगाते हैं? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए किसके लिए लगाते हैं? फॉर प्रिवेंट ब्लडिंग, ब्लडिंग को प्रिवेंट करने के लिए लगाया जाता है। विटामिन के हमारी बॉडी में, एडल्ट व्यक्तियों की बॉडी में विटामिन के सिंथेसाइज होता है, गट फ्लोरा करते हैं। जीआईटी के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है उसमें गट फ्लोरा इनका निर्माण करते हैं विटामिन के का। लेकिन छोटे बच्चों की इंटेस्टाइन स्टेराइल होती है, उसमें गट फ्लोरा पाए ही नहीं जाते, यानी उसके अंदर विटामिन के का निर्माण नहीं होगा। और अगर विटामिन के नहीं है तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, आपने पढ़ा होगा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर लीवर में बनते हैं, लेकिन बनाने के लिए विटामिन के का होना आवश्यक है। अगर विटामिन के नहीं है तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे। अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा और ब्लडिंग हमें देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि छोटे बच्चों में जब तक विटामिन के उसकी बॉडी में नहीं बन रही हो, उससे पहले तो आपको देना पड़ेगा, इसलिए हम इंजेक्शन के रूप में उसे दे देते हैं ताकि उस बच्चे की अंदर ब्लडिंग को रोका जा सके। बात समझ में आ गई होगी। एडल्ट में तो विटामिन के बन रही है, कौन बना रहा है? जीआईटी के फ्लोरा बना रहे हैं, जिन्हें हम गट फ्लोरा बोल रहे हैं, कॉमन सेल फ्लोरा बोल रहे हैं। अगर बच्चों में बात करें तो नहीं बनते हैं क्योंकि इंटेस्टाइन स्टेराइल होती है। विटामिन के क्या करती है? तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनने में मदद करती है। और अगर विटामिन के नहीं है तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, यानी ब्लडिंग की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो मैं कह सकता हूं ब्लडिंग को रोकने में क्या काम में ले रहे हैं? विटामिन के आप काम में ले रहे हैं। इसके अलावा अगर इसकी डोज की बात करें, यह सवाल आया एम्स दिल्ली में, तो याद रखें 0.5 मिलीग्राम, यह तो काम में लेते हैं प्री टर्म के लिए। अगर बच्चा प्री टर्म है तो 0.5 मिलीग्राम, और अगर बच्चा बड़ा है तो 1 मिलीग्राम, यह टर्म बेबी के लिए काम में लेते हैं। बेटा इंजेक्शन लगेगा, आईएम इंजेक्शन लगता है, आईएम इंजेक्शन, आईएम साइट पर इंजेक्शन लगने वाला है इसका विटामिन के का। तो विटामिन के भी दी जाती है। क्वेश्चन आता है विच विटामिन गिवन इन वैक्सीन एज ए फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन ड्यूरिंग बर्थ टू प्रिवेंट ब्लीडिंग? आंसर विल बी द विटामिन के। क्लियर है? डोज पूछे तो याद रखना सवाल आया हुआ है 0.5 और 1, 0.5 प्री टर्म के लिए और 1 टर्म के लिए लेते हैं काम में। इसी के साथ विटामिन के भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में। इसकी भी वैक्सीन आती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, यह जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है इसके बारे में सुनिएगा। कब देते हैं? तो इसकी एज होती है एट 9 ईयर, 9 साल पर दिया जाता है। लेकिन किसे देंगे? 9 साल पर एक हिस्ट्री होनी चाहिए, विथ ए हिस्ट्री ऑफ
सेक्सुअल अब्यूज, अगर सेक्सुअल अब्यूज की हिस्ट्री है तो 9 साल पर आपको यह टीका लगाना होगा एचपीवी का। अब बात करें किससे रक्षा करता है, यह भी सवाल है एम्स का। जहां पर सबसे पहले वीडियो आना स्टार्ट हुए थे उस एम्स की बात कर रहा हूं। उस एम्स के अंदर सवाल आया था ये कि आपकी एचपीवी जो सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो वह वैक्सीन होगी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। तो ये किसको प्रोटेक्ट करता है, सर्वाइकल कैंसर से, प्रोटेक्ट फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड 2-3 बातें हम पहले भी कर चुके हैं। जो पैप स्मीयर आया था वो स्क्रीनिंग टेस्ट, लेवल ऑफ प्रिवेंशन में बात कर रहे थे। दूसरा इसका टीका बता रहा हूं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। यह 9 साल पर लगाया जाता है और हिस्ट्री किसकी होनी चाहिए, सेक्सुअल अब्यूज की। और किससे रक्षा करेगा, सर्वाइकल कैंसर से। यह सवाल एग्जाम में आ चुका है, आप भी याद रखें। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, आंसर होगा एचपीवी। क्लियर है। इसके साथ एचपीवी भी खत्म हो गया। नेक्स्ट और लास्ट वैक्सीन है वेरिसेला। एक लाइन की मैं बात करेंगे बस वेरिसेला के बारे में, सुनिएगा। वेरिसेला, वेरिसेला, वेरिसेला क्या है वेरिसेला? वेरिसेला जो है ये किसके लिए लेते हैं, पहला पॉइंट तो यह दिया जाता है फॉर चिकन पॉक्स। किसके लिए देते हैं, चिकन पॉक्स के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा चिकन पॉक्स का जो एजेंट होता है उसका नाम है वेरिसेला जोस्टर। क्या है, वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर। इसी को बोलते हैं हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस थर्ड, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस थर्ड। हर्पिस के 3 वायरस होते हैं, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस सेकंड, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस थर्ड। तो हर्पिस वायरस जो थर्ड है इसी को बोलते हैं वेरिसेला जोस्टर। और यह चिकन पॉक्स कोज करता है। क्या कोज करता है, ये चिकन पॉक्स। इसीलिए इसके लिए रोकथाम के लिए जो वैक्सीन दे रहे हैं वह वेरिसेला वैक्सीन कहलाती है। अब बात आती है इसके बारे में कि इसे कब नहीं देना चाहिए या किसके साथ नहीं देना चाहिए। तो याद रखना है, एग्जाम का क्वेश्चन है वेरिसेला वैक्सीन नेवर गिवन विथ एस्पिरिन, विथ एस्पिरिन सब्सटेंस। एस्पिरिन सब्सटेंस के साथ नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, बिकॉज चांस ऑफ रे सिंड्रोम। याद रखना, रे जो सिंड्रोम होता है इसकी होने की संभावनाएं रहती हैं चिकन पॉक्स के साथ में। एस्पिरिन और चिकन पॉक्स यानी वेरिसेला जोस्टर और एस्पिरिन का अगर मिक्सचर हो जाए तो रे सिंड्रोम होने की संभावनाएं रहती हैं। इस वजह से हमें वेरिसेला वैक्सीन उन लोगों को नहीं देना है, उन मरीजों को नहीं देना है जो मरीज एस्पिरिन की दवाइयां खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कौन सा कंडीशन डेवलप हो सकती है, उनमें रे सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। इसके अलावा मैं इस चिकन आपकी हर्पिस सिंप्लेक्स का नाम आया, इसके भी 3 पॉइंट यहां बताता हूं, तीनों एमसीक्यूज हैं। पहला है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट ये क्या कोज करता है, तो याद रखना है ये कोज करता है आपके अल्सर कोज करेगा इन लिप्स या ऑन लिप्स। लिप्स पे अल्सर करता है, आपके होठों के ऊपर यह क्या कोज करेगा, अल्सर बना देगा। अगर यही सवाल आए हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस सेकंड जो एग्जाम में पूछा गया है, यह जेनाइटल वर्थ कोज करता है। क्या कोज करता है, जेनाइटल वर्थ, मत से बनाता है जेनाइटल वर्थ। अगर यही सवाल आए हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस थर्ड क्या कोज करता है, तो मैंने अभी जस्ट बताया वेरिसेला जोस्टर यानी बोले तो चिकन पॉक्स। यानी कि 3 प्रकार के हर्पिस हो सकते हैं,
हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट यह अल्सर ऑन लिप्स कोज करता है, और दूसरा इस पे आया हुआ है कि कौन सा हर्पीस है जो जेनाइटल वर्थ कोज करता है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस सेकंड, और हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस थर्ड चिकन पॉक्स कोज करता है, जिसे वेरिसेला जुस्टर के नाम से भी जानते हैं। यह क्लियर हुआ। इसके अलावा हम 2 और वैक्सीनों का नाम लेंगे, केवल उनके क्वेश्चंस में बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला एक क्वेश्चन आता है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस वैक्सीन ये कब तक इम्यूनिटी देती है? तो याद रखना 3 साल तक। तो प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर 3 ईयर, यानी कि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की जो वैक्सीन होती है वह इम्यूनिटी कब तक देती है? आपका आंसर होगा 3 साल तक देती है। इसी के साथ वे सारी वैक्सीनें कंप्लीट हो गई जो हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। इनके अलावा लगभग कोई वैक्सीन बची होगी जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में चल, यानी दोनों जगह चलती होगी। मैंने सबको कवर किया है, चाहे वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आती हो चाहे वो नहीं आती हो। और बेटा मैंने सारे सवाल बताए हैं ताकि आपको एक जगह बहुत सारे सवाल मिल जाएं, इधर उधर नहीं भटकना पड़े। और आप जो भी एग्जाम देने जाओ, चाहे वो CHO का हो, चाहे वो अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल के एम्स के एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको सवाल यहां से मिले और आप उन्हें क्रैक कर पाओ। तो मेरा प्रयास था आपको उस मेहनत पर अमल करना है और पूरी ईमानदारी से इन्हें पढ़ना है। इसी के साथ वैक्सीन खत्म होती है और बहुत अच्छे लेवल पर जो हमने पढ़ा है सारे सवाल वो खत्म होते हैं। आगे हम बात करते हैं। वैसे तो मैंने आपको पढ़ाने के दौरान ये बता दिया था हर वैक्सीन का कि कौन सी वैक्सीन को कब तक लगा सकते हैं, फिर भी एक मैं लास्ट एंड फाइनल एक बात बता देता हूं, अपर एज ऑफ वैक्सीन। इससे क्या फायदा होगा कि आपको याद करने में एक सहूलियत होगी, क्योंकि पर्टिकुलर वैक्सीन पढ़ोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, कौन सी 1 साल, कौन सी 2 साल, कौन सी 3 साल। एक लाइन में हम बोलना चाहे तो ऐसे बोलेंगे, एक BCG को ले लो, एक PCV को ले लो, वैक्सीनों का नाम मैं बता चुका हूं। एक आप रोटा वायरस वैक्सीन को ले लो, एक पेंटावेलेंट को ले लो, पेंटावेलेंट, एक आप IPV को ले लो। ये जो आपकी 5 वैक्सीन्स हैं, 5 लगा सकते हो अप टू 1 ईयर। एक साथ याद कर लेना, इन सभी वैक्सीनों को हम 1 साल तक लगा सकते हैं। कितने साल तक? 1 साल तक। एक पॉइंट क्लियर हुआ यहां से, 5 एक साथ हो गई। फिर दूसरी बात करते हैं हेपेटाइटिस B के बारे में। तो इसे आप लगा सकते हो कितने समय तक? 24 आवर तक, बर्थ डोज 24 घंटे तक आप लगा सकते हैं। उसके बाद हमने बात की आपकी वैक्सीन है OPV। OPV की डोज याद रखना, 0 डोज की बात कर रहा हूं। यह 0 डोज आप लगा सकते हो 15 दिन तक। अपर एज कितनी हो जाएगी इसकी? 15 दिन। अगर सवाल आए OPV फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बारे में, OPV फर्स्ट, OPV सेकंड और OPV थर्ड कब तक लगा सकते हैं, तो जवाब होगा 5 साल तक लगा सकते हैं। अगर सवाल मिले MR, MMR ये कब तक लगा सकते हैं, तो आंसर होगा 5 साल। अगर सवाल मिले DPT को कब तक लगा सकते हैं, तो आंसर होगा 7 साल। अगर आपको क्वेश्चन मिले क्या कि बताओ जापानीज एनसेफेलाइटिस को कब तक लगा सकते हैं, तो आंसर देना है 15 साल। कितने साल? 15 साल, 15 ईयर। एक साथ मैंने सभी बता दिए हैं आपको। BCG, PCV, रोटा वायरस, पेंटा और IPV ये 1 साल तक काम में ले सकते हो। हेपेटाइटिस B 24 घंटे तक, OPV की 0 डोज 15 दिन तक, OPV की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज 5 साल तक, MR, MMR 5 साल तक, DPT 7 साल तक, जापानीज एनसेफेलाइटिस 15 साल तक काम में ले सकते हैं। यानी सभी वैक्सीनों की अपर लाइन एज आप एक साथ याद
कर सकते हैं। इसके बाद एक मैं बताता हूं आपको बूस्टर के बारे में, बार बार ये वर्ड आ रहा था बूस्टर। देखो नॉर्मल डोज और बूस्टर में अंतर क्या होता है बेटा, कोई फर्क नहीं है डोज के अंदर, तो डोज समान है, लगाने वाला भी समान है, लगवाने वाला भी समान है, कहने का फर्क होता है केवल। बूस्टर का मतलब होता है सैचुरेशन डोज। क्या होता है? सैचुरेशन डोज, मतलब कार्य समाप्ति। जो सैचुरेशन डोज होती है उसे हम बोलते हैं बूस्टर डोज। या क्यों देते हैं? टू बूस्ट द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को पिकअप करने के लिए, बूस्ट द इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, अचानक बढ़ाने के लिए जो वैक्सीन देते हैं, मतलब ऐसे सोचो कि यह कंप्लीट है, सैचुरेशन हो गया, काम खत्म हो जाएगा, उसे हम बूस्टर बोल देते हैं। कौन कौन सी वैक्सीनें हैं जो बूस्टर, जिनकी हम बूस्टर लगाते हैं? तो एक हम लगाते हैं ओपीवी की बूस्टर। ऐसे सवाल दे सकता है एग्जामिनर कि विच वैक्सीन नॉट इंक्लूडेड इन बूस्टर, तो याद रखना है इनके अलावा नहीं ऐड होगी। पहली है ओपीवी जिसकी बूस्टर लगाते हैं, दूसरा है डीपीटी की बूस्टर, डीपीटी की बूस्टर हम लगाते हैं, और एक बूस्टर हम लगाने लगे हैं पीसीवी की बूस्टर, पीसीवी की बूस्टर। यानी 3 वैक्सीन ऐसी हैं जिनकी हम बूस्टर शेड्यूल में लगाते हैं। ये बूस्टर डोज इन वैक्सीनों की दी जाती है। तो जब भी ये आए आप समझना, एक टीटी भी लगाते हैं, टीटी बूस्टर भी आता है, लेकिन शेड्यूल में गर्भवती महिलाएं, वहां पर भी हम काम में लेते हैं टीटी बूस्टर। इसे भी रखें आप याद, टीटी बूस्टर। तो टीटी बूस्टर, टीटी की भी बूस्टर लगती है, टीटी बूस्टर, पीसीवी बूस्टर, डीपीटी बूस्टर और ओपीवी बूस्टर। ये सैचुरेशन डोज होती है इनकी। क्लियर है? एक पॉइंट और हम बात करेंगे वैक्सीनों के बारे में, वह पॉइंट है कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए। जैसे कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करता हूं। वैसे तो मैंने पढ़ाया है आपको पर्टिकुलर वैक्सीन का नाम लेकर, फिर भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस की बात हम करने वाले हैं। जैसे पहला कंडीशन मैं बोलूं डायरिया, एग्जाम में आए हुए पॉइंट्स में बताना चाह रहा हूं आपको। ये अगर आपसे एग्जामिनर बोले डायरिया है, दस्त हो रखे हैं बच्चे को, कौन सी वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, याद रखना नो वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कोई वैक्सीन रोकने की जरूरत नहीं है, सभी वैक्सीन दे सकते हो। नो वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, यानी कि डायरिया में कोई भी वैक्सीन की जरूरत नहीं है रोकने की, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है कोई भी वैक्सीन। अगर आपको बोला जाए कि किसी को बुखार हो रखा है, कंडीशन ध्यान रखना बुखार, तो कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे, आप खटाक से बोल देना फीवर के दौरान टाइफाइड की वैक्सीन नहीं दी जाती है। तो कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी? टाइफाइड। कौन सी वैक्सीन? टाइफाइड वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी? टाइफाइड वाली। किस में? फीवर में। तीसरी मैं बात करूं, अगर आपको बोला जाए एसिम्प्टोमेटिक एचआईवी, एसिम्प्टोमेटिक एचआईवी या एड्स, अगर किसी मरीज को एड्स हो रखा है और कोई लक्षण नहीं आ रहे, तो कौन सी वैक्सीन उसे नहीं देनी चाहिए? याद रखना सभी वैक्सीन दे सकते हैं। नो वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, नो वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। सीआई का मतलब है बेटा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। फोर्थ, सिम्प्टोमेटिक एचआईवी एड्स है, सिम्प्टोमेटिक एड्स हो गया, मतलब एड्स के लक्षण भी आ रहे हैं, अब कौन सी वैक्सीन नहीं देनी चाहिए? तो याद रखना है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ऑल लाइव वैक्सीन, कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं देंगे। किसको छोड़कर? एक को छोड़कर, ये बता भी चुका हूं मैं, एक्सेप्ट बीसीजी। मतलब आप एचआईवी एड्स के सिम्प्टोमेटिक मरीज में जिसमें लक्षण आ रहे हैं, एक वैक्सीन दे सकते हो लाइव होते हुए, वह बीसीजी, बाकी कोई नहीं देनी है।
ऑल लाइव वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। CI का मतलब है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ऑल लाइव वैक्सीन। अगर पॉइंट आए 5वें नंबर पर गर्भावस्था, प्रेगनेंसी, बताओ प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहने वाली है, तो भी आंसर होगा ऑल लाइव वैक्सीन। ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेंगी। CI वर्ड का मतलब है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, किसको छोड़कर, तो येलो फीवर, एक्सेप्ट येलो फीवर। येलो फीवर को छोड़कर सारी वैक्सीनें आप कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखने वाले हो प्रेगनेंसी में। कौन सी, लाइव वाली। तो एक एक बार इनको भी देखते हैं। डायरिया में कौन सी वैक्सीन को नहीं देना चाहिए, सभी वैक्सीन दे सकते हैं, कोई भी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं रहेगी। फीवर में कौन सी को नहीं देना चाहिए, टाइफॉइड वैक्सीन को नहीं देते हैं, यह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एसिम्प्टोमेटिक है, कोई लक्षण नहीं आ रहे, HIV एड्स में कौन सी वैक्सीन, तो सभी वैक्सीनें दे सकते हैं। सिम्प्टोमेटिक है, लक्षण आ रहे हैं, तो लाइव वैक्सीन नहीं देनी है। कौन सी दे सकते हो आप, BCG। प्रेगनेंसी में सभी लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, किसे दे सकते हो आप, येलो फीवर को। येलो फीवर यहां आया, इस येलो फीवर का भी एक पॉइंट मैं बता देता हूं येलो फीवर से रिलेटेड। येलो फीवर और कोलेरा दोनों वैक्सीन को एक साथ नहीं देते हैं, याद रखना। येलो फीवर एंड कोलेरा वैक्सीन, येलो फीवर एंड कोलेरा वैक्सीन नेवर गिवन टुगेदर, नेवर गिवन टुगेदर, इन्हें हम साथ साथ काम में नहीं लेते हैं। कौन सी को, दोनों को, येलो फीवर को भी और कोलेरा को भी, ये दोनों वैक्सीनें साथ साथ काम में नहीं आएंगी। ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो आपकी वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक वैक्सीन का सारा पोर्शन मैंने खत्म कर दिया है। अब हमारे पास में एक चीज बची है, उसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। इसके बारे में हमने बात की है, केवल हल्का सा पढ़ाया नहीं है, इसे हम बता देते हैं। इसके भी कुछ पॉइंट्स एग्जाम के दृष्टिकोण से जो जो महत्वपूर्ण है इंद्रधनुष के बारे में। मिशन इंद्रधनुष सुनिएगा, सबसे पहले कब आया था, तो मिशन इंद्रधनुष आया था 25 दिसंबर 2014 को। कौन से तारीख को आया, 25 दिसंबर 2014। कौन सा दिन था ये, यह है सुशासन दिवस। इस दिन को बोलते हैं सुशासन दिवस। सुशासन दिवस के रूप में बनाया जाता है 25 दिसंबर। उस दिन आया था मिशन इंद्रधनुष। किसने स्टार्ट किया, तो यह आया था बाई JP नड्डा। JP नड्डा, JP नड्डा उस समय कौन थे, कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर थे। यह कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर थे। कब की बात कर रहा हूं मैं, यह बात बेटा 2014 की है। उस समय कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर थे JP नड्डा, बोले तो जगत प्रकाश नड्डा। 2020 में अभी बात करें तो हम बोलेंगे जगत प्रकाश जी नड्डा जो हैं अभी वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इस समय हमारे कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। उस समय जगत प्रकाश जी नड्डा जो थे वह हमारे कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर थे, और उन्होंने यह स्टार्ट किया था मिशन इंद्रधनुष। तारीख कौन सी थी, तो याद रखना है 25 दिसंबर 2014 को इन्होंने इसे प्रारंभ किया। इसका नाम इंद्रधनुष क्यों रखा, इसे याद रखने की बात है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, आप सब लोग इंद्रधनुष का आपने बारिश के मौसम में देखा होगा कि इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में कितने कलर आते हैं, तो याद रखना इंद्रधनुष में कलर होते हैं 7। अगर आपने पढ़ा है तो 7 कलर होता है। विबग्योर पढ़ा होगा, विबग्योर, विबग्योर, ये 7 कलर आते हैं। विबग्योर 7 कलर होते हैं, विबग्योर।
वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विपग्योर 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में। इन्हीं 7 कलरों के ऊपर 7 वैक्सीन आई थी मिशन इंद्रधनुष में। तो इन्हीं के 7 के नाम पर कितनी वैक्सीन आई? 7 वैक्सीन। 7 वैक्सीन, 7 वैक्सीनों को लेकर आया मिशन इंद्रधनुष। यानी कि 7 वैक्सीनें आई थी इसमें, इसलिए इसका नाम इंद्रधनुष पड़ा। और मिशन क्यों पड़ा? क्योंकि फिक्स्ड ड्यूरेशन था, 7 वैक्सीन थी और समय अवधि निश्चित थी फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन। फिक्स ड्यूरेशन, ड्यूरेशन भी फिक्स था। कब तक था? तो बताना है अप टू 2020 तक लागू किया गया था इसे। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मिशन इंद्रधनुष। क्या नाम पड़ गया इसका नाम? मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। कोई बोले भाई मिशन इंद्रधनुष का नाम मिशन इंद्रधनुष क्यों पड़ा, तो आप बेझिझक बोलना कि इंद्रधनुष में कलर होते हैं 7। विपग्योर, इसी के नाम पर 7 वैक्सीन इसमें थी। इनकी समय अवधि भी निश्चित है, इसीलिए इसका नाम पड़ा मिशन। मिशन का मतलब फिक्स ड्यूरेशन, इंद्रधनुष का मतलब 7 वैक्सीन। 7 वैक्सीन 2020 तक लागू करनी थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? मिशन इंद्रधनुष। अब बात करें, यह जो मिशन इंद्रधनुष था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या चीज लेकर ये आया? तो इसके ऑब्जेक्टिव देखिएगा आप। इस ऑब्जेक्टिव पर एक सवाल भी आया हुआ है। पहला ऑब्जेक्टिव, इसका मेन फोकस क्या था? इसका मेन फोकस था, मेन फोकस टू कवर चाइल्ड बिलो 2 ईयर ऑफ एज। बिलो 2 ईयर ऑफ एज, 2 साल से छोटे बच्चों का टीकाकरण करना इसका मेन उद्देश्य था, इसलिए आया था ये सवाल भी आया है कि मेन टारगेट क्या था इसका? बिलो द 2 ईयर ऑफ एज। दूसरा, सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका था टू कवर ड्रॉप आउट चिल्ड्रंस। ड्रॉप आउट चिल्ड्रन, ड्रॉप आउट चिल्ड्रन समझते हो? वे बच्चे जिन्होंने वैक्सीन ली तो सही लेकिन पूरी नहीं लिए, 1-2 टीके लगे, उसके बाद टीके लग ही नहीं रहे, ड्रॉप आउट हो गए। उन बच्चों को कवर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो 2 चीजें हैं। पहला पॉइंट तो इसने रखा 2 ईयर ऑफ एज, 2 साल तक के बच्चों को कवर करना था, और ड्रॉप आउट चिल्ड्रनों को कवर इसका करना था। क्या जरूरत पड़ गई? इतने टीकाकरण चल रहे हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कैंपेन अलग चल रहा है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अलग चल रहा है, पल्स पोलियो कैंपेन अलग चल रहा है, फिर क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी? तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं बेटा, इसी के रिगार्डिंग है, याद रखना इस फैक्ट के बारे में। जब असेसमेंट हुआ तो पता लगा कि लगभग 89 लाख बालक बालिकाएं हैं। कितने? 89 लाख चिल्ड्रन ऐसे हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट में से? 201 डिस्ट्रिक्ट में से। भारत के 201 डिस्ट्रिक्ट में 89 लाख ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनका वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ, या तो 50% हुआ है या हुआ ही नहीं। मतलब 89 लाख ऐसे चिल्ड्रन थे इस भारतवर्ष में जिनका नामकरण कितने डिस्ट्रिक्ट में था? 201 डिस्ट्रिक्ट में से, जहां पर लगभग आपने देखा होगा कि उन बालक बालिकाओं को टीकाकरण या तो हुआ ही नहीं या बहुत कम हुआ है। भारत में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो याद रखना है 727। इंडिया के अंदर कितने जिले हैं? 727 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे। उन 727 डिस्ट्रिक्ट्स में से 201 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे, उन डिस्ट्रिक्टों में 89 लाख ऐसे बालक थे जिनको टीकाकरण या तो हुआ ही नहीं या हुआ तो 50% हुआ। अब क्या करे भाई इस टीकाकरण के लिए? फिर और ज्यादा गहराई में गया तो पता लगा कि इन 201 डिस्ट्रिक्ट में 82 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, 82 डिस्ट्रिक्ट्स, ये 82 डिस्ट्रिक्ट केवल 4 स्टेट में है। कितने में? 4 स्टेट में। मतलब 201 में से 4
जो 201 डिस्ट्रिक्ट है उनमें से 82 डिस्ट्रिक्ट केवल 4 राज्यों में है। शर्म की बात थी। इन 4 राज्यों के लिए कौन कौन से राज्य थे देखिएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेरा राजस्थान। राजस्थान भी इसमें शामिल था। इन चारों राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 4 राज्यों के 82 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां टीकाकरण नहीं हुआ था। और मैं आपको राजस्थान का बात बताऊं क्योंकि राजस्थान के अंदर हम स्थित हैं। अगर राजस्थान की बात करूं बेटा, राजस्थान के 9 डिस्ट्रिक्ट थे। इसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 9। इन 82 में से 9 राजस्थान के भी थे। और मुझे सोचकर बड़ी हैरानी हुई उस समय की बात कि उस 9 डिस्ट्रिक्ट में हमारा गुलाबी शहर जयपुर भी शामिल था। जयपुर, जोधपुर, अच्छी अच्छी सिटियां इसमें शामिल थी जिनके अंदर भी टीकाकरण पूरा नहीं हो रहा था बच्चों का। इसीलिए उन बच्चों को टीकाकरण पहुंचाने के लिए जेपी नड्डा जी ने एक पहल चालू की, एक अलग से चलाया और उसका नाम मिशन इंद्रधनुष रखा गया। 2020 तक उनका उद्देश्य था कि सभी ये बच्चे जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, एज 5 साल के आसपास पहुंचने वाली है, उन्हें कवर करो। और मेन फोकस 2 साल से छोटे बच्चों का इनका था। 25 दिसंबर सुशासन दिवस के दिन इसे स्टार्ट कर दिया गया था। नाम इंद्रधनुष क्यों पड़ा हम बता दिए हैं, क्योंकि 7 वैक्सीन थी इसलिए इसका नाम मिशन इंद्रधनुष पड़ा था। वैक्सीन कौन कौन सी थी ये देखिएगा, कौन कौन सी वैक्सीनों को इसमें जोड़ा गया है वो वैक्सीनें मैं बताता हूं आपको। वैक्सीन देखिएगा, इसमें पहली वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन जो इसमें है वह है आपकी, ट्रिक भी बता रहा हूं, DPT-MTP एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ट्रिक MTP DPT आप याद रखें। तो आप देखिएगा कितनी बीमारियों से रक्षा कर रहा है ये, 7 से। पहला है डिप्थीरिया, पहली कौन सी है? डिप्थीरिया। पी बोले तो पर्टूसिस, टी बोले तो टिटेनस, एम बोले तो मीजल्स, टी बोले तो टीबी, पी बोले तो पोलियो और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कुछ स्टेट में, सब में नहीं, सम सेलेक्टेड स्टेट ऐसे हैं, सम सेलेक्टेड स्टेट, वहां पर इसके साथ में जापानीज एनसेफेलाइटिस को भी जोड़ा गया है और हिब को भी जोड़ा गया है। सब जगह नहीं है, कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ओवरऑल बात करूं तो ये 7 है, इसीलिए इनका नाम पड़ा मिशन इंद्रधनुष। क्लियर है? यह आपका था मिशन इंद्रधनुष। इसके बारे में मैंने आपको सारा बता दिया है। कब चालू हुआ तो बताया 25 दिसंबर को आया था, दिवस सुशासन दिवस था। किसने शुरू किया? जेपी नड्डा जी ने शुरू किया। इंद्रधनुष क्यों पड़ा? 7 वैक्सीनों के नाम पर मिशन इंद्रधनुष पड़ा है। और 2020 तक टारगेट याद रखना, कई बार पूछ लेते कितने तक टारगेट है इसका, 2020 तक है। और मेन फोकस इसका 2 साल से छोटे बच्चों पर है। और ये मैंने कुछ सिनेरियो भी बताया, इस वजह से स्टार्ट हुआ था क्योंकि 89 लाख बच्चे ऐसे जिनको टीकाकरण नहीं हुआ था उस समय तक, उन्हें कवर करना इसका उद्देश्य था। ये 7 वैक्सीन हैं और ये 7 वैक्सीन और 2 वैक्सीन कुछ सेलेक्टेड जगह ये चालू हो रखी हैं। क्लियर है? यह फेज वाइज भी चल रहा था है। ये जो इसका स्टार्टिंग है ये फेज वाइज है। फेज वाइज बोले तो यानी कि आपका जो ये है ये फेज के हिसाब से चल रहा है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो फर्स्ट फेज है वह चलेगी, फिर सेकंड फेज और फिर लास्ट वाली फेज, ऐसे चलना है ये। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि फेज के हिसाब से इसे चलना है। अब फेज की बात भी मैं कर लूं कि कौन सी फेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा कब कब, तो देखिएगा आप इसकी फेज
फेज की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। कौन सी फेज है, सुनिएगा। फेज किसकी? मिशन इंद्रधनुष की फेज फर्स्ट। फेज फर्स्ट देखिएगा, एक ट्रिक बता रहा हूं। AG OG ट्रिक है। AG OG, आगे जो लेना हमसे बात करो जी। तो AG OG का मतलब है फर्स्ट है अप्रैल से। अप्रैल 2015 से स्टार्ट हुई है फेज, अप्रैल 2015 से और चली जुलाई तक, जुलाई 2015 तक। फिर नेक्स्ट स्टार्ट हुई, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, फेज है इसकी। फेज की बात कर रहा हूं, सेकंड फेज चली इसकी ओजी, ये एजी हो गया अप्रैल से जुलाई। दूसरा है ओजी, अक्टूबर 2015 से शुरू हुआ और जनवरी 2016 तक। ये चरण थे इसके, किसके? मिशन इंद्रधनुष के। तो एजी ओजी अप्रैल से जुलाई और अक्टूबर से जनवरी, इस समय में ये चले थे। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो लास्ट और फाइनल टॉपिक है हमारा, और वह है आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। बाकी सब कुछ हमने कवर कर लिया है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करता हूं। टीकाकरण सारणी, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसके बारे में बहुत कुछ बात हम कर चुके हैं। जैसे वैक्सीन की डोज कितनी होती है, वैक्सीन का रूट कौन सा है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब बात क्या क्या बाकी रह गई, कब कब लगाते हैं और कौन सी लगाते हैं। जैसे एट बर्थ, मैं केवल वैक्सीन का नाम लूंगा, बाकी आपको पता है कि कौन से रूट से लगेगी। एट बर्थ पर एक आप लगाते हैं BCG, दूसरी आप लगाते हैं हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, एक आप लगाते हैं OPV 0 डोज, 0 डोज। कौन कौन सी? 3 टीके लगेंगे, BCG, हेपेटाइटिस बी और OPV की 0 डोज। यह कौन सी डोज है? बर्थ डोज है। मतलब हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये कौन सी डोज लग रही है? ये बर्थ डोज है, ये बर्थ डोज। क्लियर है? BCG इंट्राडर्मल रूट से लगती है, हेपेटाइटिस बी IM लग रही है, OPV ओरल रूट से लगती है। ये पढ़ा भी चुके हैं, हमें बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्ट याद रखें, एट बर्थ पर ये टीके लगते हैं। दूसरा, जब बच्चा हो जाएगा 6 वीक का, 6 वीक बोले तो 1.5 महीना, 1.5 महीना, यहां कौन कौन से टीके लगने हैं देखिएगा। यहां आप लगा सकते हो पहला BCG, लेकिन कब लगाना है? अगर वहां नहीं लगा तो यहां लगा सकते हो, डोज अलग होगी। इफ नॉट गिवन एट बर्थ, अगर आपने जन्म के समय नहीं दिया तो यहां लगा सकते हो। ये डोज 0.05 है, 0.5 ml, यहां लगेगी 0.1 ml, जो मैंने बता दी थी। इसके अलावा और कौन से लगा सकते हो? यहां फर्स्ट लगेगा पेंटा फर्स्ट, रोटा फर्स्ट, रोटा फर्स्ट, PCV फर्स्ट। इसके अलावा FIPV फर्स्ट। कौन कौन सी मैंने बताई? BCG अगर वहां नहीं लगा तो लगा सकते हैं, अदरवाइज पेंटा फर्स्ट लगाएंगे, रोटा फर्स्ट लगाएंगे, PCV फर्स्ट लगाएंगे और FIPV फर्स्ट लगाएंगे। सभी की डोजेज आपको पता है, रूट्स आपको पता है। अब बच्चा हो जाएगा कितने समय का देखिएगा? 6 सप्ताह के बाद बच्चा हो जाएगा हमारा 10 सप्ताह का। 10 सप्ताह बोले तो कितने महीने का हो गया भाई? 2.5 महीने का हो गया। अब यहां आप क्या क्या लगाने वाले हो देखिएगा। 2.5 महीने पर आप टीकाकरण करोगे तो आपको लगाना है पहली पेंटा,
पेंटा फर्स्ट, रोटा फर्स्ट, पीसीवी फर्स्ट, एफआईवी फर्स्ट। एक चीज और याद रखना, यहां पर एक ओपीवी फर्स्ट भी लगाते हैं 6 वीक पर, ओपीवी भी चलेगा, ओपीवी फर्स्ट। यहां होगा पेंटा फर्स्ट, ओपीवी फर्स्ट नहीं या सेकंड, पेंटा सेकंड, ओपीवी सेकंड, सबकी सेकंड डोज हो जाएंगी। पेंटा सेकंड, ओपीवी सेकंड, उसके बाद रोटा सेकंड, पेंटा सेकंड हो गया, ओपीवी सेकंड हो गया, रोटा सेकंड हो गया। ये सारे लगेंगे 10 सप्ताह पर। अब बच्चा हो जाएगा 14 सप्ताह का। 14 सप्ताह बोले तो 3.5 महीने का। यहां क्या क्या लगा सकते हैं, इन सब की हो जाएगी तीसरी डोज। पेंटा थर्ड, ओपीवी थर्ड, रोटा थर्ड, यहां पर पीसीवी की सेकंड डोज लगेगी, पीसीवी सेकंड। और क्या लगने वाला है, यहां आप लगा सकते हैं आपका एफआईपीवी की सेकंड। लेकिन एक बात याद रखना, मैं पढ़ाया भी था, अगर बात आए आपकी एफआईपीवी अगर आपने 6 वीक पर नहीं लगाया था तो फिर यहां लगा सकते हो आईपीवी को भी, और आईपीवी की फर्स्ट लगेगी। लेकिन ये तभी लगेगा जब वहां एफआईपीवी नहीं लगा था। क्लियर है? इफ एफआईपीवी नॉट गिवन तो अब लगाना है इफ एफआईपीवी फर्स्ट नॉट गिवन। अगर वो नहीं लगा था तो फिर यहां पर आपको ये लगाना है, ये नहीं लगाना, इसलिए मैंने दोनों में और लगा दिया है। वैसे पेंटा लगाना ही है, ओपीवी लगाना ही है, रोटा लगाना ही है, पीसीवी सेकंड लगानी है। ये है 14 वीक पर हो गया आपका। अब बच्चा और बड़ा हो जाएगा, यानी बच्चा हो गया 9 से 12 महीने का। कितने महीने का? 9 से 12 महीने का। 9 से 12 महीने का। यहां कौन कौन से टीके लगेंगे? 9 से 12 पर एक हम लगाते हैं विटामिन ए की फर्स्ट डोज, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पढ़ाया। एक आप मीजल्स फर्स्ट लगा दोगे, मीजल्स फर्स्ट यहां लगा देंगे। इसके अलावा जापानीज एंड, यहां एमआर भी बोल सकते हो आप, ऑब्लिक में एमआर फर्स्ट। जापानीज एनसेफेलाइटिस की फर्स्ट डोज यहां लगा दोगे। इसके अलावा आपको लगानी है पीसीवी की बूस्टर, पीसीवी की बूस्टर, क्योंकि पीसीवी की 2 डोज और बूस्टर लगती हैं, तो पीसीवी की बूस्टर लगा दोगे 9 से 12 महीने पर। मीजल्स लगाया, विटामिन ए लगा दिया, जेई फर्स्ट लगा दी और पीसीवी की बूस्टर आपने लगा दी। इसके बाद अब बच्चा हो गया 16 से लेकर 24 महीने का। आप यहां क्या क्या लगाओगे? आप यहां लगा सकते हैं एक तो विटामिन ए की सेकंड डोज लगा दोगे 18 महीने पर। ये कितने महीने पर लगेगी? 18 महीने पर। और विटामिन ए की थर्ड डोज लग जाएगी 24 महीने पर। यह अलग से बता भी दिया है। इसके अलावा मीजल सेकंड लगेगा, मीजल सेकंड या एमआर सेकंड बोलो, यहां लगेगा। इसके अलावा जेई की सेकंड डोज लग जाएगी और यहां बूस्टर लगेंगे। एक लगेगा ओपीवी का बूस्टर, ओपीवी का बूस्टर, और एक और लगेगी यहां, उसका नाम है डीपीटी की बूस्टर, डीपीटी की बूस्टर। ये सब टीके लगेंगे 16 से 24 महीने पर। इसके बाद बच्चा और बड़ा हो गया। अब बच्चे की एज कितनी हो जानी है? अब बच्चा हो जाना है 5 से 6 साल का। कितनी साल का? 5 से 6 साल का। अब 5 से 6 साल पर आपको क्या देना है? डीपीटी की बूस्टर देनी है। कौन सी बूस्टर होगी? ये सेकंड, क्योंकि डीपीटी की 2 बूस्टर लगती हैं, ओपीवी की 1 बूस्टर लगती है। फिर बच्चा हो जाएगा 10 साल का।
10 साल पर टीटी देना है फर्स्ट आपको, फिर बच्चा हो गया 16 साल का, और 16 साल पर आपने दे दिया टीटी सेकंड। 16 साल के बाद तो जवान हो जाएगा, क्या करते ही रहोगे वैक्सीनेशन। तो ये सारा टीकाकरण मैंने बता दिया कौन से समय में क्या लगाना है। इसके अलावा एक प्रेग्नेंट फीमेल के बारे में भी, कि गर्भावस्थी महिला जो होती है, प्रेग्नेंट फीमेल, उनका टीकाकरण भी पूछा जाता है। तो बेटा उसमें एक टीटी लगता है फर्स्ट। कब लगाना है? जब आपको पता लग जाए महिला गर्भावस्था है। एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी पता होए उतना जल्दी लगा दो। दूसरा टीटी सेकंड कब लगाना है? तो लगाना है आफ्टर 4 वीक ऑफ फर्स्ट डोज। पहली डोज जो लगाई है टीटी की, उसके 4 सप्ताह बाद लग जाएगा। एक लगा सकते हो टीटी बूस्टर, लेकिन ये कब लगाते हैं ये ध्यान रखना। टीटी बूस्टर लगाते हैं जब महिला जो है उसकी प्रेगनेंसी 3 साल पहले हो जाए। टीटी की दोनों डोज लगी हुई हैं, टीटी फर्स्ट और टीटी सेकंड, और उसकी दूसरी प्रेगनेंसी 3 साल पहले हो गई, तब ही लगाते हैं टीटी बूस्टर। यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट विथ इन 3 ईयर 3 साल के अंदर आ जाए, एंड रिसीव टीटी एंड रिसीव बोथ टीटी डोज इन प्रीवियस प्रेगनेंसी। टीटी डोज इन प्रीवियस प्रेगनेंसी कहने का मतलब है महिला जो है इसने पुरानी वाली गर्भावस्था, मतलब पहली जो गर्भावस्था हुई उसमें टीटी की दोनों वैक्सीन लगवा ली। अब वो 1 साल बाद ही गर्भावस्था धारण कर ली, तो फिर आप उसको टीटी बूस्टर लगा सकते हो। क्लियर है? प्रेग्नेंट विथ इन 3 ईयर, यानी अगर 3 साल में गर्भावस्था दोबारा कर रही है कंसीव, और रिसीव बोथ टीटी, बोथ बोले तो दोनों टीटी डोज इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, पहली डोज जो प्रेगनेंसी थी उसमें दोनों डोज उसने ले ली थी, तब आप यहां पर उसे टीटी बूस्टर लगा सकते हो। तो यह आपका शेड्यूल है, कब कब लगा रहे हैं जल्दी से देख लीजिएगा। एट बर्थ पर लगा रहे हैं बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी, इसे बर्थ डोज, इसे 0 डोज बोलते हैं। 6 वीक पर क्या क्या लगा रहे हैं? बीसीजी, तब यहां नहीं लगाया तो यहां लगाएंगे, लिखा है मैंने। इसके अलावा पेंटावेलेंट देखिएगा यहां लगा रहे हैं, पेंटावेलेंट है, रोटा है, पीसीवी है, एफआईपीवी, ओपीवी है, सब फर्स्ट डोज लग रही है इन सब की फर्स्ट डोज। यहां पर इनकी डोज सेकंड हो गई 10 वीक पर, पेंटा सेकंड, ओपीवी सेकंड, रोटा सेकंड। 14 वीक पर थर्ड हो गई, पेंटा थर्ड, ओपीवी थर्ड, रोटा थर्ड। लेकिन पीसीवी की डोज के अंदर गैप ज्यादा था, 6 पर लग रही है, दूसरी 14 पर, तो सेकंड हो गई यहां। एफआईपीवी की सेकंड, अगर आपने वहां पर यहां पर आपने ये एफआईपीवी नहीं लगाया है तो फिर यहां पर आईपीवी लगाना पड़ेगा। ये मैंने एफआईपीवी और आईपीवी पढ़ाया उस समय भी आपको बता दिया था, क्योंकि ये बाप है और ये बेटे हैं, या तो 2 बेटे लगा लो या एक बाप लगा लो, दोनों साथ नहीं रहेंगे। इसके बाद 9 से 12 महीने का हो गया, विटामिन ए दे रहे हैं, मीजल्स या एमआर फर्स्ट दे रहे हैं, जेई फर्स्ट दे रहे हैं, या पीसीवी की बूस्टर यहां दे रहे हैं। 16 से 24 महीने पर सेकंड हो गई, क्योंकि इस दौरान देखो दोनों समय आ गया, 16 से 24 में 18 महीने भी आ गए, 24 महीने भी आ गए, तो आप दोनों दे दोगे। यहां बोले तो आपकी विटामिन ए जो है वो की दोनों डोज यहां चली जाएंगी, मीजल्स सेकंड डोज में आ जाएगा, जेई की सेकंड आ जाएगी, और ओपीवी की बूस्टर लग जाएगी, और इसके साथ में डीपीटी की बूस्टर भी लग जाएगी। इसके बाद 5 से 6 साल का बच्चा होगा तो डीपीटी की बूस्टर अकेली लगेगी सेकंड वाली, 10 साल पर टीटी की फर्स्ट और 16 साल पर टीटी का सेकंड। प्रेग्नेंट फीमेल के लिए टीटी ही लगाते हैं, टीटी लगाएंगे फर्स्ट जब पता लग जाए, एज सुन एज पॉसिबल। दूसरा उसके 4 सप्ताह बाद। टीटी की बूस्टर कब लगानी है? जब महिला 3 साल पहले गर्भावस्था धारण कर रही हो और
पुरानी प्रेगनेंसी जो 3 साल के अंदर अंदर हुई है, मानो 1 साल पहले हुई थी, उसमें उसने दोनों टीटी के इंजेक्शन लगाए हो, तो उस महिला को टीटी की बूस्टर लगेगी। क्लियर है? इसी के साथ हमने वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशंस के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। बोले तो सारे के सारे सवाल, बोले तो सारे के सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। एक भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है जो वैक्सीनेशन से इंपॉर्टेंट है, और मैंने इन डेप्थ में बताने का प्रयास किया है। आप भी इसे पूरी तरीके से पढ़े, इससे बाहर किसी एग्जाम में कोई सवाल नहीं जाएगा। इसी के साथ आपका वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन वाला जो चैप्टर था वह खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ में। पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लासेस लगातार 5-6 क्लासेस जो रही हैं वो इसी पर थी, वैक्सीनेशन पर। नई क्लास जो हमारी होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, वह इम्यूनिटी को लेकर आएगी, और हम इम्यूनिटी के रिगार्डिंग बात करेंगे अगली क्लास में। बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है इम्यूनिटी भी, बहुत सारे सवाल वहां से भी आते हैं, तो उन्हें भी हम इन डेप्थ में स्टडी करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इम्यूनिटी के साथ में। थैंक यू।